बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। तो भैया लोग, आज की है ये वीडियो नंबर 3। 2 वीडियोस में हम टोटल 10 क्वेश्चंस देख चुके हैं, 5 आज की वीडियो नंबर 3 में हम आगे वाले 5 क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है नंबर 1 विच इज़ यूनिट एंड डायमेंशन। उसके साथ में एरर्स भी पढ़ रहे हैं हम लोग। और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 वैसे क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मेंस 2011 और 12 में आया था ये क्वेश्चन। इसमें आपको पूछा हुआ है कि म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट का मल्टीप्लाई हो रखा है, उसकी पावर है -1/2, उसका डायमेंशन बताना है। तो सबसे पहले तो म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट का क्या बोला जाता है, इनका नाम क्या होता है। तो भैया जी, म्यू नोट ये नीचे वाला है, इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और जो एप्सिलॉन नोट है उसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये दो कांस्टेंट क्वांटिटी हैं जो आपने, ये जो म्यू नोट है वो मैग्नेटिक वाले चैप्टर में पढ़ा था, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना था आपको। बायो-सेवर्ट लॉ में आया था ये। म्यू नोट अपॉन 4 एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। ऐसे ये जो एप्सिलॉन नोट है ये आपने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ के साथ, जहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नोट का आप करके पढ़ते हो। तो इन दोनों कांस्टेंट का वैल्यू आप बता सकते हो, आपको पता होना चाहिए कांस्टेंट का वैल्यू। तो इन दोनों में ये रिलेशन दे रखा है, बोला कि इसका डायमेंशन बता दो। तो वैसा तो भाई लोग एक फॉर्मूला होता है कि जो c होता है, लाइट की स्पीड जो है वो होती है 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बट मान लेते नहीं याद है, आपको डिराइव करना है, तो मैं आपको डिराइव करना बताता हूँ। 2 मिनट में डिराइव हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है तो, अगर याद है तो यहाँ से आप इसका डायमेंशन निकाल सकते हो, मतलब इसको आपको ऊपर लेके जाना है, पावर हाफ करनी है, निकल के आ जाएगा। बट अगर इसको कैलकुलेट करना चाहते हो तो आइए कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। और ये जो होता है म्यू नॉट बाई 4 इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है बेटा 10⁻⁷। इन दोनों से आप एक से म्यू नोट निकाल लो, एक से एप्सिलॉन नोट निकाल लो, दोनों का वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, यहाँ से अगर आप एप्सिलॉन नोट निकालेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा, ये आएगा एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 9 × 10⁻⁹। और अगर इसमें एप्सिलॉन नोट और म्यू नोट दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 10⁻⁷। 4 से 4 कैंसिल हो गया, -7 पावर नीचे चली गई, तो ये बचा 1/9 × 10⁻18, 10 की पावर 18। ये कुछ ऐसा हो गया। ये होता क्या है, आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है 3 × 10⁸, सॉरी ये 18 नहीं 16 होगा, की पावर 16 है यहाँ पे, ये 9 है, ये -7 नीचे आके प्लस हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/3 × 10⁸, जो कि स्पीड ऑफ लाइट होती है उसका स्क्वायर। तो म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इक्वल टू 1/c² आ गया। ये आ गया म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू 1/c²। ठीक है, अब आप इस वाले फॉर्मूले को लिख सकते हैं। c इधर आ गया, ये नीचे चला गया, अंडर रूट में आ गया। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला आप छोटा सा जल्दी से डिराइव भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप डायमेंशन निकाल लीजिएगा। कितना डायमेंशन आएगा सर, इसकी पावर हाफ तो पहले से ही है, बट इसको ऊपर ले जाना है, वो c के बराबर है। तो आंसर कितना आया इसका आंसर आ जाएगा LT-1। भाई स्पीड का डायमेंशन तो पता है ना, c स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है LT-1। थोड़ा ध्यान से करना है, इसकी पावर -1/2। अगर +1/2 इसकी पावर होती तो ये इधर आता, ये नीचे जाता, तो c मतलब स्पीड का जो डायमेंशन होता उसका माइनस मतलब L-1 T+1 आ जाता, उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता। तो थोड़ा सा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 मेंस 2011 में आया हुआ था। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक सीजीएस सिस्टम में आपको डेंसिटी दे दी। सीजीएस सिस्टम मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड की बात कर रहा है, जिसमें हमें पता है सीजीएस में मास ग्राम में लिया जाता है। तो मास का जो आपका फंडामेंटल यूनिट है वो 1 ग्राम ले लिया, लेंथ का होता है 1 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से जो डेंसिटी आ रही थी वो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ रही थी। ये तो हमें पता है, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, ये तो हमें पता रहता है। उसने बोला कि नहीं, मैं एक नया सिस्टम बनाऊंगा, अपना एक नया सिस्टम बनाया जिसमें मैंने बेसिक यूनिट जिसको मानी है, फंडामेंटल जो मैंने लिया है वो 100 ग्राम लिया है।
ओके यहाँ पे 1 ग्राम एक फंडामेंटल था, इसका मल्टीप्लाई बाकी चीज़ें होती हैं, बट यहाँ पे उसने कहा कि मेरा बेसिक यूनिट ही 100 ग्राम है। अच्छा, लेंथ का उसने बोला कि मेरा 10 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर नहीं है। तो इस सिस्टम के हिसाब से डेंसिटी का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, पहले 4 था। तो जब भी आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में क्वेश्चन को चेंज करते हैं तो आपको पता है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो मल्टीप्लीकेशन है वो नहीं बदलता। मतलब n1u1 और n2u2 ये इक्वल रहता है। n है न्यूमेरिकल वैल्यू, u है दोनों सिस्टम की अलग अलग यूनिट्स। भाई इसका मतलब तो नहीं बदल सकता ना, भले ही यूनिट चेंज हो जाएगी, नंबर चेंज हो जाएगा, नंबर अगर बड़ा हो जाएगा तो यूनिट छोटी हो जाएगी। ठीक है चलो, तो n1 n2 हमें n1 तो पता है, n2 नहीं पता। u1 u2 तो मुझे पता है, डायमेंशन तो सेम रहने वाली है दोनों की। तो n1 का वैल्यू मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू डेंसिटी की कितनी है, 4। ओके, तो u1 है, यहाँ पे मैं इसका डायमेंशन लिखूंगा डेंसिटी का। डेंसिटी का डायमेंशन कितना होता है बेटा, u1 डेंसिटी कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज m, वॉल्यूम इज l टू द पावर -3, क्योंकि फर्स्ट वाला सिस्टम ले रहे हैं तो 1 1 कर देते हैं यहाँ पे। ओके, इज इक्वल टू n2, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है ये जो हमें नहीं पता, जो कैलकुलेट करनी है, तो उसको n2 को n2 ही रहने देते हैं। यहाँ पे मास, फिर m, लेंथ -3, दूसरा सिस्टम में तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ये एकदम पूरा एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, n2। तो n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ये हो जाएगा m1 बाय m2, लेंथ के साथ ये हो जाएगा L1 बाय L2, और उसकी पावर कितनी चल रही थी, -3 चल रही थी। m1 L1 और ये m2 और L2, इसका वैल्यू आपको पता है, क्या पता है आपको, मास। पहले में मास को कितना लिखा गया था, 1 ग्राम, और दूसरे में कितना लिखा जा रहा है, 100 ग्राम। तो आपने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद लेंथ, यहाँ पे लेंथ कितनी है भाई, 1 सेंटीमीटर। ओके, पहले वाले में। दूसरे में कितना है सर, दूसरे में है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पावर कितना है, -3। ओके, तो भैया यहाँ तो 0 नहीं कट सकते, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं कटेगा, तो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। ठीक है, अब जरा उधर चल लेते हैं। तो ये बचा n2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया ये 4/100 इनटू मल्टीप्लाई, ये है 10, उसकी पावर -3 है, मतलब मैं ऊपर ले जाके 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 zeros कैंसिल हो जाएंगी, तो आपका जो आंसर आया वो आया 40n2। मतलब दूसरे सिस्टम में जो यूनिट होगा वो होगा 40, बाकी इसका जो भी यूनिट आ रहा है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा सर, 0.004, 0.4, 40 और 400, तो आंसर इज 40। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो मेंस 2010 में आया था। अब 11 से 10 पे आ चुके हैं, पहले 12 पे थे, फिर 11 पे आए, अब 10 पे आ गए हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इस क्वांटिटी का डायमेंशन बता दो। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाला चैप्टर, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है सर, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी है ये। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से निकलता है। एनर्जी उसको आप कहीं पे कैपिटल यू भी लिखते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम ये होता है स्मॉल यू। एनर्जी डेंसिटी, यू क्या होता है आप कुछ भी रख सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि कैपेसिटर की प्लेट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बीच में, उसके अंदर जो एनर्जी भरी होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको कहा जाता है एनर्जी डेंसिटी। उसका यही फॉर्मूला होता है, ये होता है स्मॉल यू। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ये। या तो आप यहाँ से डायमेंशन निकाल दें U/V से, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से, या फिर आप एप्सिलॉन नॉट का निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालो, वहाँ से निकाल दो। मुझे ये ज़्यादा ठीक लग रहा है, एनर्जी और वॉल्यूम का डिवाइड करके। तो भैया एनर्जी का डायमेंशन कितना होता है आपको याद होना चाहिए, mL2T-2, और वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L3। इसको आप L को ऊपर ले जाइएगा, पावर -3 है, ऊपर जाएगी तो ये ऊपर जाएगी -3 हो जाएगी, तो ये बचेगा mL-1T-2। ये आपका डायमेंशन आया एनर्जी डेंसिटी का। एक और ऐसे ही एनर्जी डेंसिटी होती है, ये एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की प्लेट के बीच की बात हो रही है। बट अगर एनर्जी स्टोर हो आपके इंडक्टर के अंदर, ये ऐसा इंडक्टर, इंडक्टेंस आपने चैप्टर पढ़ा होगा, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। फॉर्मूला क्या होता है सर उसका फॉर्मूला भी ऐसा ही होता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से निकाल दो, बट जो फॉर्मूला आता है वो आता है हाफ B² बाय म्यू नॉट। अभी हम बात कर रहे थे एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट के बारे में।
ये फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट डिवाइड में लिखा गया है और ये एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। इसका भी डायमेंशन ये ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सही, हाँ जी, फर्स्ट, सेकंड, हाँ जी, सेकंड ऑप्शन सही है, ml-1 t-2। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर, टीवी स्क्रीन कह लो चाहे आपका बोर्ड की स्क्रीन कह लो भैया। तो क्वेश्चन को पढ़ता हूँ एक बार में। अ स्टूडेंट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। ओके, एक चीज़ है जो फ्री फॉल में है। फ्री फॉल का मतलब होता है आपने ऊपर से किसी चीज़ को छोड़ दिया, धीरे धीरे टिंग 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 पहुँच गई। ये रहा ग्राउंड। इनिशियल वेलोसिटी सर 0। ओके, नीचे गिर रहा है तो ग्रेविटी का वैल्यू है g। यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है मान लेते हैं h, और इनको नीचे पहुँचने में जो टाइम लगा है उस टाइम को मान लेते हैं सर t। ओके, तो एक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर है s इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। अब मैंने ये इक्वेशन क्यों लगाई तो आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आपको कहता है कि ग्रेविटी की वैल्यू में कुछ एरर है। अगर लेंथ और टाइम को मेजर करने में, मतलब s और t को मेजर करने में गलती हो गई, जिस इंस्ट्रूमेंट से टाइम और हाइट को मेजर किया गया उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई, तो जो ग्रेविटी का वैल्यू है उसमें कितनी गड़बड़ी आएगी, आपसे ये पूछा गया है आपके क्वेश्चन में। तो कितनी कितनी दे रखी है कि ये गलतियां, ये एरर कितना दे रखा है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। इफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम आर E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली, कि जो एरर है मेजरमेंट में वो E1 और E2 है, किस किस का? डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस मतलब ये हो गया डेल्टा h बाय h इंटू 100, ये परसेंटेज एरर है, इसको E1 कहा गया है। और टाइम मतलब डेल्टा t बाय t इंटू 100, ये कितना कहा गया है सर? ये E2 कहा गया है। ये दोनों बातें आपको दे रखी हैं। तो जरा इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। s हो जाएगा h, इनिशियल वेलोसिटी है 0, हाफ GT²। तो यहाँ से अगर मैं g का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो g तो इधर रह जाएगा, t² डिवाइड में चला जाएगा तो हो जाएगा 2h डिवाइड बाय t²। अब मैं क्या करूंगा सर? अब मैं इनका एब्सोल्यूट एरर लिखूंगा। एब्सोल्यूट एरर आपको लिखना आता है, पिछले वाली 2 वीडियोस में हमने इस पे बेस्ड क्वेश्चन करे हैं। कैसे? डेल्टा g बाय g इज इक्वल टू, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट में एरर नहीं होता, ये हो जाएगा डेल्टा h बाय h, ये प्लस 2 टाइम्स डेल्टा t बाय t। अब ये 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि पावर 2 थी। अपॉन में हो चाहे मल्टीप्लाई में फर्क नहीं पड़ता, एरर ऐड ही होता है। फिर आप इसको पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये परसेंटेज एरर में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं। हाइट में कितना एरर दिया है सर? E1, हाइट में दिया है E1 एरर, और टाइम में दिया है E2, 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2E2। तो ये रहा आपका परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, E1 प्लस 2E2। कौन सा ऑप्शन है? ओके, ये रहा सेकंड ऑप्शन, E1 प्लस 2E2। तो एक बार दोबारा जल्दी से समझ लीजिए, आपने इनिशियल वेलोसिटी को 0 लिया है, हाइट को h, टाइम को t, ग्रेविटी g। ग्रेविटी का आपको एरर बताना था तो इक्वेशन में पुट करा, u को 0 किया, जिसका एरर आपको बताना है उसको एक तरफ कर लिया, बाकी सबको दूसरी तरफ। इसका आपने एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर लिखा, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज बन गया, और फिर आपने वैल्यू पुट कर दी और ये आ गया आपका आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारी वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो मेंस 2006 में आया था। आपको एक इक्वेशन दे रखी है v इक्वल टू AT प्लस बी बाई टी प्लस सी, ऐसी कोई इक्वेशन। आप उधर भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और आपसे पूछ रहा है कि जो t है वो तो टाइम है, v है वेलोसिटी मतलब स्पीड कह दो, a b और c पता नहीं कौन है भाई। a b और c का डायमेंशन अलग अलग निकाल के बता दीजिए। आपके क्वेश्चन में 4 आपको दे रखे हैं ऑप्शन। तो यार आपने यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर में एक चीज़ पढ़ी होगी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। अब ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी? एक बात ध्यान से समझना, कभी आपने ऐसा कहीं सुना है कि यार 1 सेंटीमीटर प्लस 4 kg इक्वल टू क्या? आपसे पूछा हो किसी ने कि सेंटीमीटर में मास ऐड करके बता दो कितना आ रहा है, तो आप सोचोगे यार मास में तो मास ही ऐड होता है, या फिर लेंथ में तो लेंथ ऐड होती है। कभी भी सेंटीमीटर मतलब लेंथ और मास को आप ऐड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हो गया कि जो 2 चीज़ें आपस में जुड़ती हैं या घटती हैं वो वही हो सकती हैं जिनका सेम डायमेंशन हो। ऐसा तो नहीं कि लेंथ और मास या फिर टेम्परेचर को आपस में जोड़ दिया जाएगा या घटा दिया जाएगा।
हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, बट कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता। मतलब अगर दो चीजें ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उनका डायमेंशन बराबर होना चाहिए, और उन दोनों को जोड़ने के बाद जो आंसर आया है उसका डायमेंशन भी उनके बराबर होना चाहिए। मतलब दो लेंथ और लेंथ को जोड़ोगे तो आंसर मास नहीं आएगा, लेंथ ही आएगा। तो इससे मैं सिंपल इक्वेशन में ये चीज अगर अप्लाई कर दूं तो मुझे काफी कुछ पता चल जाएगा। जैसे कि पहली बात, नीचे देखो टी और सी को ऐड किया जा रहा है, टी और सी ऐड है, इसका मतलब यही तो हो सकता है कि टी और सी का डायमेंशन इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी द डायमेंशन ऑफ सी विल बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ टाइम। तो सी टाइम का डायमेंशन आपको पता है कैपिटल टी। पहली बात जानकारी पूरी हो गई सर। उसके बाद अगर 80 है ये, उसमें पूरा का पूरा ये ऐड हो रखा है और उससे आंसर v आ रहा है, तो आप ये बात सोचो कि अगर 80 को और इस क्वांटिटी को जोड़ने पे v आ रहा है तो मतलब इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन 80 का, b अपॉन टी प्लस सी का डायमेंशन और v का डायमेंशन ये तो इक्वल होना चाहिए ना, क्योंकि इसमें ये ऐड करके ये आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि डायमेंशन ऑफ 80 इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ स्पीड। ओके, देन द डायमेंशन ऑफ a विल बी इक्वल टू, स्पीड का डायमेंशन कितना होता है एल टी माइनस 1 डिवाइड बाय टाइम का डायमेंशन से आप डिवाइड कर दो इधर, तो कितना आया डायमेंशन ऑफ ए एल टी माइनस 2 ए। मतलब ये तो एक्सेलरेशन जैसा लग रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, ये एक्सेलरेशन है। ओके, ए आया एल टी माइनस 2, सी आया टी। अब कौन रह गया, बी रह गया। ओके, क्या करें सर, बी रह गया तो वही तरीका, या तो आप कह दो कि इस पूरे का डायमेंशन भी तो स्पीड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये जुड़ा है तो स्पीड बना है, तो स्पीड में स्पीड जुड़ेगा तभी तो स्पीड बनेगा। तो इस पूरे का डायमेंशन भी तो एल टी माइनस 1 के बराबर होना चाहिए सर। आइए इधर कर लेते हैं, तो ये हो गया b डिवाइड बाय टी प्लस सी, इस पूरे का डायमेंशन इज इक्वल टू एल टी माइनस 1 जो कि स्पीड का डायमेंशन है। टी प्लस सी टाइम है ना, ये तो इसका डायमेंशन तो पूरे का टाइम, टाइम में टाइम जोड़ोगे तो डायमेंशन तो टाइम का ही आएगा ना सर। तो डायमेंशन ऑफ बी अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम इज इक्वल टू एल टी माइनस 1। इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डायमेंशन ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगा, टी, ये पावर 1 है, ये माइनस 1 है, सिर्फ बचेगा यहाँ पे लेंथ एल। मतलब ए का डायमेंशन हुआ एल टी माइनस 2, बी का डायमेंशन हुआ एल और सी का डायमेंशन हुआ टी। तो ये तीनों बातें आपकी निकल के आ गई। तो कौन सा ऑप्शन बोल रहा है सब, तो इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही आंसर है, राइट। दोबारा समझा देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको काम में लाना है। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कि सेम चीजें ही जुड़ती हैं, सेम डायमेंशन वाली चीजें जुड़ती हैं, तो इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा, तभी तो बीच में प्लस है। और दो सेम चीज़ों को जोड़ने पे आंसर भी तो उसी डायमेंशन का आएगा। लेंथ में लेंथ जोड़ के लेंथ ही तो आता है। ये है स्पीड, मतलब एटी भी पूरा पूरा स्पीड है और बी अपॉन टी प्लस सी भी पूरा पूरा स्पीड है। तो उसकी हेल्प से आपने तीनों को सॉल्व कर दिया। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। आज हमने टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व करे, अभी तक टोटल 15 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आपके कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। ओके, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।